हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ये जो वीडियो है स्पेशली किसके लिए है, राजस्थान जेईएन के लिए है, वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो ब्रांच आपकी है उसके लिए है। ये वैकेंसी आपकी 2-3 दिन पहले ही आपकी अनाउंस हो चुकी है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पेपर कैसे बनने वाला है, जो भी बातें हैं, जो भी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो एक स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं कि हाँ सर सिलेबस क्या है, कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, ये हम देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये आपका, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि इतनी वैकेंसी आपको मिली है। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने न देर करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी आपको ये दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर्ली। आपको यहाँ पर आपका जो वैकेंसी टोटल आपकी है क्या है, आपका यहाँ पर 64 आपका वैकेंसीज़ हैं टोटल। आपकी वैकेंट पोस्ट हैं आपकी आरवी यूएन में और आपका आरवी पीएन में आपको ये 64+1 आपका 65 वैकेंसी दे रखे हैं। देन आपका यहाँ पर 3 वैकेंसी और है, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपका 68 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो 68 वैकेंसी आपकी कम नहीं होती हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। जहाँ पर कुछ नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वहाँ पर अगर 68 वैकेंसीज़ आ रही हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक चीज़ चाहिए। कहने को होता है कि लोग बाग कहते हैं कि सर वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन फॉर्म बराबर फिल किए जाते हैं, फॉर्म में कमी नहीं आती है, वो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्म में कोई कमी नहीं आती है, बस लोग बाग बोलते हैं कि वैकेंसीज कम है, कौन भरेगा सर, क्या जरूरत है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप फॉर्म फिल करिए बिना किसी दिक्कत के। 60 वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। बात करते हैं सैलरी की। सेकंड पार्ट आपका जो आता है सैलरी की आती है। सैलरी की बात करूँ तो आपका जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी आपकी होगी लेवल 10 में आपकी रहेगी, यानी कि जब आपका फिक्स रिम्यूनरेशन आपका जब जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपका 23,700 मिलेगा। आफ्टर दैट आपको 33,800 मिलेगा। फिर आपके बहुत सारे पक्स भी होते हैं, आपके अदर अलाउंसेस भी होते हैं, आपका एचआरए होता है, डीए होता है, टीए होता है, अदर आपको वो भी अलाउंस मिलेंगे। ये आपका बेसिक पे आप बोल सकते हैं कि आपका ये मैट्रिक्स बेसिक पे आपका रहता ही रहता है, यानी इतना आपको मिनिमम मिलता ही मिलता है। नियर अबाउट आपका 45-50 राउंड पहुंचता है आपका सैलरी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, सैलरी अच्छी खासी है। जेई लेवल पे आपका बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। चलिए, दो बात हो गई आपकी, एक तो आपकी वैकेंसी की बात हो गई, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है आपके पास, दूसरी आपकी वैकेंसी बात आ गई सैलरी की। सैलरी मेन मोटिवेशन होता है, ऑब्वियस से बात है, जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या है, बस यहाँ पे थोड़ा सा निराश करने वाली बात ये है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, बीटेक वालों को अलाउ किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग मेरे लिए भी था कि जेई की वैकेंसी के लिए अगर आप डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं कर रहे, थोड़ा सा ये गड़बड़ है। लेकिन एनीवे क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बोल रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन अ इंजीनियरिंग एज रेगुलर स्टूडेंट और AMI इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इक्विवेलेंट स्टेबलाइज्ड लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट फुल टाइम ग्रेजुएशन। बच्चे कंटिन्यूस फॉर्म में पूछते हैं कि सर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन जो आपकी यहाँ पे पोस्ट दे रखी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, वो सभी के सभी एलिजिबल हैं। आप बिंदास फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे बच्चों ने देखा है सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते नहीं कर सकते, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हर एक पॉइंट पे आप उससे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ ड्यू टू क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, आप एक काम की बातें हो, एक्स्ट्रा बातें ना हो, इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर अ पर्सन जो बोलते हैं बहुत लोग बच्चे की सर जो अपीयर वाले हैं क्या करेंगे वो, तो अ पर्सन हु अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन अ फाइनल सेमेस्टर examination of the aforesaid request education qualification are also eligible to apply for the post, यानी कि जो फाइनल ईयर में है, जो फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बट he she shall have to submit proof of having acquired the requesting जो आपका रिक्वेस्टेड आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आफ्टर एडमिशन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो 4th ईयर है, आपके जो 8 सेमेस्टर में है, वो एलिजिबल हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो आपका है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया कि डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पे आपको अपना जो डिग्री का जो मार्कशीट है फाइनल का, आप ये बोल सकते हैं, या आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना पड़ेगा कि हाँ सर मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर चुका हूँ, यानी मेरा ये एग्जाम हो चुका है।
अब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो ये कंडीशन रखी गई है। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले भी अपीयर हैं, यानी कि फोर्थ ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलाउ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं तो एज की बात करते हैं तो आपका 21 ईयर आपका मिनिमम है एंड 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज आपका है 40 ईयर्स। कुछ केसेस में इन्होंने बोल रखा है कि भाई कुछ जगह पे आपका, जैसे कि अब बात करूं मैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे RVN और RVPN के लिए 42 ईयर्स दिया गया है, तो 2 ईयर्स का और आप रिलैक्सेशन मान सकते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट आपका 42 ईयर्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आपका OBC SC ST का 5 ईयर 3 ईयर जो नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो वैसा ही उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, उसमें कोई आपको कम ज़्यादा नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से की हमने भाई, आपका जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है आपकी, 68 पोस्ट आपकी ऑलमोस्ट है। आपका सैलरी क्या है आपने बात कर ली। क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक होना चाहिए आप, या आपका AMI होना चाहिए। देन आपका एज क्या होना चाहिए, आपने एज देख लिया। और फोर्थ ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने वो भी देख लिया है। एप्लीकेशन फी, ये जो आपका सेक्शन है ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि एप्लीकेशन फी आपका 1600 कुछ ज़्यादा कम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 1600 थोड़ा सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वही कर सकते हैं। तो आपका 1600 आपकी एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल एंड EWS, और आपका जो अदर है SC ST OBC आपके जो भी हैं वो आपका 1400 है, यानी कि दोनों ही फीस आपको ये पे करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी 2.5 लाख से अगर ऊपर आपकी सैलरी है, मतलब कि इनकम है आपके फैमिली की, तो 1600 है। उससे कम है तो आपका 1400 आपको फी पे करनी है फॉर योर एप्लीकेशन फी, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका ये मेन पॉइंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं सब मेन पॉइंट की बातें की हैं, बहुत सारा होता है इसमें, लेकिन आपका कंटेंट जो होता है, पहले आपको पोस्ट पता होनी चाहिए, आपका नेक्स्ट होता है एज पता होना चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो पता होना चाहिए, देन आपका एप्लीकेशन फी कितना है आपका वो पता होना चाहिए। आपका लास्ट में क्या होता है, बस सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, कैसे आप करने वाले हैं वो। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, यहाँ पर सिंपल से बोल रखा है, कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, द क्वेश्चन पेपर शैल बी 2 आवर्स, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपका क्या है, 2 आवर्स का होगा। एंड शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ओनली आपके क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट एज डिटेल बिलो, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट्स में होगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपका 2 आवर्स का होगा, ऑनलाइन होगा, और 2 पार्ट्स होंगे। पहला आपका होगा 60% वेटेज, यानी कि आपका वेटेज होगा 60% रखता है। द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी उन्होंने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यही है, बच्चे इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो डिग्री में आपका इंजीनियरिंग होता है उसमें आपका जो सिलेबस होता है उसी को उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th 6th सेमेस्टर में आप जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, या आप ये बोल दीजिए ओवरऑल की आपका मोरलेस आपका ESE का जो सिलेबस होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आप देते हो, वही सिलेबस आपका ये फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि आपका ये JEE लेवल का एग्जाम है, 2 आवर्स का है, तो यार 2 आवर्स में मान चलिए कम से कम आपका 100 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपका 150 आने वाले हैं। मेरे हिसाब से ऐसा भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मिनिमम आपका 100 प्लस तो रहेंगे ही रहेंगे, इससे कम नहीं। क्योंकि JEE जितने एग्जाम्स होते हैं आपका 2 आवर्स में इतना रहता है। बाकी हम बात आगे करने वाले हैं कि क्या आपका सिलेबस है, क्या आपके टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए, सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए, लास्ट में आपको जो मेन आपका जो थीम है कि हाँ मुझे सब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि 60% आपका जो रहेगा वो वेटेज रहेगा किसके लिए, आपका जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके लिए। 40% आपका वेटेज रहेगा नॉन टेक के लिए। नॉन टेक में अगर बात करूँ तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका है, मैथमेटिक्स है, एंड आपका जनरल नॉलेज है, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, यानी कि ये 5 इन्होंने बता रखे हैं कि 40% इसका वेटेज रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है, कितने मार्क्स का होने वाला है, क्या कैसे है, बस उन्होंने परसेंटेज बताया है। तो ऑलमोस्ट 120 या 150 या 100, यही 3 क्राइटेरिया होते हैं, या तो आपका 100 होगा, या तो 120 होगा, या तो 150 होगा। इन्हीं में से आपका जो होने वाला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर आपका जो होने वाला है पर इन्हीं में से होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जनरली यही होता है आपका। आगे बात करें तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफ दिया हुआ है कि रीजनिंग जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है उनको थोड़ा उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि नॉन टेक किस लेवल पे पूछा जाएगा। तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए आपका ये उन्होंने बोल रखा है, जो आप जानते हैं मोस्टली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। बात करें मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स आपका क्लास 12th लेवल का रहेगा, या बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग का बोल सकते हैं आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में
मोस्टली आपका जितना 12th का होता है वो कवर किया जाता है, लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, आपका जितना भी मैट्रिसेस हो गया, आपका डिटर्मिनेंट्स हो गए, हाँ कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जैसे आपका इवन आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन भी सब कुछ आप पढ़ते हो 12th में। तो ये आप बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ लो, उतना आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा, बस थोड़ा सा हल्का सा लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि आपका यहाँ पर क्वांट नहीं दिया हुआ है तो 12th लेवल में आप फिर वो क्वांट भी ऐड ऑन कर देंगे। आगे बात करते हैं, जनरल नॉलेज आपका है, फिर आपका हिंदी है 10th लेवल तक का आएगा, इंग्लिश आपका 10th लेवल तक का आएगा, यानी कि टोटल कितने आपके 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स आपके बने हैं, 5 पार्ट्स बने हैं, आपका 40% आने वाला है। मान चलिए अगर मैं 100 लेके चलता हूँ सपोज है, तो 100 अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं तो 60 आपके टेक्निकल आएंगे, 40 आपके नॉन टेक आएंगे, 40 में से फिर आपका सब डिवीजन करेंगे तो आपका 8 8 8 ऑलमोस्ट आपका आने वाला है, ठीक है। बाकी अभी हम इतना नहीं बात करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, हमारा मेन मोटो है कि हमको 60% पूरा वो उठाना है, टेक्निकल से चाहे कुछ भी हो जाए, एंड नॉन-टेक से आप पूरा उठा सकते हैं। अगर जीके जीएस को छोड़ के मैं अगर बात करूं तो रीजनिंग आप पूरा फोड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पूरा फोड़ सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश ये आपके हाथ में है। जीके जीएस ये आपका वास्ट टॉपिक होता है, इसमें गारंटीड नहीं बोल सकते आप एज अ टेक्निकल स्टूडेंट। मैं अगर टेक्निकली अगर बात करूं तो मैं एज अ टेक्निकल स्टूडेंट बहुत साउंड आउट नहीं होते हैं इसमें, तो ये मैं मान सकता हूं कि मान लो आप इसमें नहीं कर पाते हो, लेकिन आप इनमें बेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ में आप बेस्ट कर सकते हो, ये भरोसा है। आगे बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्या होगा, आपका इंग्लिश में होगा और हिंदी का पेपर ही ओनली हिंदी में होगा। इट मीन्स आपका हिंदी जो आपका रहेगा वो बस हिंदी में रहेगा, बाकी सभी क्या रहेगा आपका इंग्लिश में रहेगा, मीन्स बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। कई बच्चे पूछे सब बाइलिंगुअल हो गया, बाइलिंगुअल आपका नहीं होगा, आपका इंग्लिश में ही रहेगा पेपर आपका, एक्सेप्ट हिंदी पेपर को। अब हिंदी को इंग्लिश कैसे करेंगे, वो हिंदी आपका हिंदी में रहेगा, बाकी सब आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, फिर से अगेन आपका नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि 1/3 होगा, 1/4 होगा, इन्होंने मतलब मार्किंग स्कीम आपको बताई ही नहीं है, बस ये उन्होंने बोला कि 60% 40% 2 आवर्स का एग्जाम होगा, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पे रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, टू बिकम एलिजिबल फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो आप जानते हैं आजकल होने लगा है कि आपका अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है वो 30% मार्क्स गेन करेगा तभी वो क्वालिफाई, मतलब देखो क्वालिफाई छोड़ो आप, मीन्स मान लो सपोज 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अगर 100 में से आपके 30 या आपके 30 से कम आ रहे हैं, 29 या 25 या 20 आ गए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 30 मिनिमम एक वो है कि हाँ आपका होना ही चाहिए, देन आप उसमें मेरिट बनेगी। तो ऐसा नहीं कि 30 आपका सिलेक्शन का ही एक वो है, बेस है, नहीं, 30 आपको लाना ही लाना है, देन आपको फाइट भी करना है। तो 100 में से अगर आपका 60 कट ऑफ गया है तो 30 आपको तो लाना ही पड़ेगा, तो 30 आपका एक मिनिमम वो है क्राइटेरिया है कि इतना आपको लाना ही पड़ेगा। SC ST OBC के लिए 20% आपका, ठीक है। वैसे हमको ये देखना ही नहीं है, हमको तो भाई सीधे से 70 80 लाने हैं, अगर 100 का है तो, अगर 120 का है तो 100+ लाने हैं, अगर 150 है तो 130+ लाने हैं, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 100 अगर है तो 80+, 120 है तो 100+, 150 है तो 130+। अगर ऐसे मार्किंग स्कीम रही तो मुझे वही लग रहा है 150 या 120 ही रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, जो भी रहेगा ये आपको बता देंगे, ऑफिशियली अपडेट दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हैं 24 फेब से आपका ये लिंक ओपन हो चुका है। आप लोग ये फॉर्म बहुत लोगों ने फिलअप कर भी दिया होगा, बहुत लोग अभी नहीं किए होंगे, तो भाई कर लो आप लोग, क्योंकि भाई 16 मार्च आपका लास्ट डेट है। लास्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट में दिक्कतें आती हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हाथ से निकल जाती है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज का कैसा क्या हाल है, तो इसलिए जो वैकेंसीज आपकी आती जा रही हैं उनको आप फिल करिए। गारंटी मेरी है कि आप लोग उस चीज़ को बेटर कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी मेहनत करनी आपको है। हाँ ये है कि जो गाइडेंस वाला हिसाब किताब है वो मैं आपको 200% 300% दूंगा। मैंने फिर से बोला है कि ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम अगर हाथ से निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेरी करनी है, तो आपका ये हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने बोल रखा है कि 10 AM से 5 PM पे आप फोन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स को यहाँ पे लिख के कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो फैक्ट्स थे, मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, इनमें किसी को डाउट नहीं होगा कि आपका पोस्ट क्या है। पहला पॉइंट आपको पोस्ट क्या कितनी आपकी है, तो 68 ऑलमोस्ट आपकी पोस्ट है। दूसरा आपका सैलरी क्या है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तीसरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया है। बीटेक वाले और अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज क्या है, 21 से 42 या 40 ईयर्स आपका ऑलमोस्ट रहेगा। ये एप्लीकेशन फी आपको मैंने बता दिया।
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया। 2 आवर्स का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है। 60-40 का रेशियो रहेगा। मैथ्स आपकी 12th लेवल तक की आएगी, बाकी आप बेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट आपका जो है इसमें डेट्स आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर आपका 16 मार्च आपका लास्ट फिलअप डेट है तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन आपको एक मंथ देते हैं कि हाँ भाई तो जैसे बच्चे सेटल हो सके, आराम से चीजें कर सके। तो यानी कि मैं मान चलता हूं कि आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आपका एग्जाम्स होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, एक जो इंटेटिवली है, सपोज अगर पहले ही बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास पूरा प्रॉपर एकदम एक फुल प्रूफ प्लान है। तो अगर बात करूं मैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आपकी ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो चूज कर सकते हैं आपका राजस्थान में, या आप दिल्ली आपके लिए पास पड़ेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। एमपी आपके लिए पास पड़ता है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जो मथुरा वाले, आगरा वाले जो साइड के हैं, जो इलाहाबाद साइड के हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो उधर आपके कानपुर हो गया, आपके अदर साइड के सभी हैं। ठीक है, यूपी वाले भर सकते हैं, आपके एमपी वाले भी हैं, अदर आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो फॉर्म से रिलेटेड बातें थी मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको लास्ट में एक लिंक दूंगा, वहां पे आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हो। अगर बात करूं मैं सिलेबस की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एंड एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एमएफटी, ओएफसी एंड डीसीएन। अगर बात करूं मैं तो ये जो आपके टॉप जो में हैं यही आपके होते हैं। 90% आपका सिलेबस जो होता है वो यही कवर करते हैं। यानी कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में, ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बस ब्रीफ में बताया है, इसके अंदर बहुत कुछ है। एडीसी एनालॉग आपका पूरा एक, आप जिसने पढ़ रखा है वो जानते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, क्लिपर, क्लैम्पर, बीजेटी, एफएटी, मॉसफेट, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ईच एंड एवरीथिंग आप पढ़ते हो। बेसिक इलेक्ट्रिकल बात करूं मैं तो आपका नॉर्टन, थेवेनिन थ्योरम्स, आपके ट्रांजिएंट हो गया, 2 पॉइंटर हो गया, आपका बेसिक केसीएल, केवीएल हो गया, मेस, नोडल, सब कुछ आप पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपका इसमें मक्स, डी मक्स सब कुछ पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन बात करूं मैं तो आपका कम्युनिकेशन में पूरा एएम, पीएम, एफएम, डीपीसीएम, पीसीएम, एएसके, पीएसके, एफएसके, आपका इन्फॉर्मेशन थ्योरी सब कुछ पढ़ने वाले हैं आप। कंट्रोल की बात करूं मैं तो कंट्रोल में आपका नाइक्वेस्ट, बोर्डे, आपका फिर उसके बाद ट्रांजिएंट, फिर आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस आपका वो जो होता है, टाइम डोमेन एनालिसिस आपका होता है, बेसिकली वो बात करने वाला हूं। आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, मेजांसियन फार्मूला हो गया, सब कुछ आपका। सिग्नल सिस्टम बात करूं मैं तो सिग्नल सिस्टम आपका वही अगेन लैप्लास, जेड, फोरियर, आपका जितना भी है ईच एंड एवरीथिंग। सिस्टम से बात करूं तो सिस्टम आपका बहुत सारे है ही हैं। एएफटी बात करूं तो आपका वेव प्रोग्रेशन आपका हो गया, ट्रांसफर लाइन हो गया। यानी कि अगर बात करूं मैं ओवरऑल तो यानी कि इतना आप कवर कर लेते हो तो 90% आपका टेक्निकल कवर हो जाता है। बात करते हैं ओएफसी, सैटेलाइट, रडार, डीसीएन, आपके फिर थोड़े बहुत जो छुट्टे बुट्टे होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कहीं से बन जाते हैं, वो तो मैं अलग छोड़ रहा हूं। बाकी 90% आपका जो सिलेबस अगर आपने ये कवर कर लिया पूरा तो ये कवर हो जाएगा। ये तो बात हो गई सिलेबस की। सर आपने सिलेबस बता दिया, लेकिन कैसे करने वाले हैं मुद्दा ये भी है। भाई टाइम कम है, सबको ये लगता है कि आपका एग्जाम फॉर्म आया है तुरंत इसका एग्जाम होता है, जो कि आप जानते हैं आजकल वो सिस्टम नहीं रहेगा कि फॉर्म आया 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद एग्जाम हो रहा है आपका। आपके एग्जाम्स बहुत फटाफट होते हैं, 1-2 महीने के अंदर ही कर दिए जाते हैं। तो ये सभी सिलेबस कवर कैसे होगा सर, ये बताइए। पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए व्यवस्था है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ सर मैं मेहनत करूंगा, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, लोग बात करते हैं और कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा, कंटेंट कमी नहीं है, कंटेंट आपका पूरा अच्छे से मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है और हम करवाएंगे। तो उसके लिए आपका एक बैच लॉन्च हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा ये बैच। अब डाउट में आपके सर ये जब बैच 8 मार्च से स्टार्ट होगा तो फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा, कैसे हम कवर करेंगे। मैंने आपको फिर से बोला है कंटेंट बहुत अवेलेबल है, कंटेंट कमी नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको गाइडेंस मिलता है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, कैसे हम करने वाले हैं, बस आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये आपका बैच चल रहा है, आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा। इस बैच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसकी हम बात करते हैं। तो 8 मार्च का ये बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपका कंट्रोल आपका चलेगा पूरा, कंट्रोल देन आपका क्या चलेगा, कंट्रोल सिस्टम का पूरा चलेगा, फिर आपका आएगा सिग्नल सिस्टम पूरा चलेगा आपका, देन आपका मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे आपके। मिसलेनियस टॉपिक में आपका जो भी आपके टॉपिक्स रिक्वायरमेंट आपको होगी वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये आपका जो बैच है ये 20
अप्रैल तक चलेगा। अब आप डाउट में कि सर आपका 16 मार्च तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, 21 अप्रैल तक अगर बैच चलेगा तो एग्जाम कब तक चांसेस हैं? मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपका एग्जाम जो है एटलीस्ट 1 मंथ तो आप मान चलिए कि 1 मंथ आपको मिलेगा टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपको 1 मंथ देता ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तब तक हमारा ये सिलेबस रहेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बस कंट्रोल और सिग्नल ही है, बाकी और सब कैसे होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी आपका एडीसी एनालॉग, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब कंप्लीट, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो चुका है, आपका डिजिटल कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमको लाइव भी पढ़ना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, भाई देखो सिंपल सी बात है, इतने कम टाइम में आप ये सोचें कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा, वो भी डिटेल में। ये क्रैश कोर्स होता है एक्चुअली आप देखा जाए तो, लेकिन मैं आपको डिटेल थ्योरी पढ़ाऊंगा। डिटेल मतलब जो बच्चा बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने बहुत दिन से जॉब कर रखी है, 40 ईयर्स एज है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 38 और 32 वाले 35 वाले भी फॉर्म फिल करने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब से, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कुछ सोच के कर रहे हो, जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे आप खुश नहीं हो, इसलिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो डिटेल थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी पूरी आपको। तो ये आपका मोस्टली आपका 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा डेली का आपका, ठीक है। 1 से 1.5 का डेली क्लास होगा आपका। ये मान लो आपका 1 and 1.5 का हो गया। 24 आवर होते हैं। अगर 24 आवर में अगर आप मुझे 8 to 10 आवर्स देते हैं, ये मुझे दीजिए आप, उसके बाद आप खुद से पढ़िए, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप दोबारा इस फील्ड में उतर रहे हैं तो आपकी वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी आने वाली हैं। यूपी मेट्रो आपका आने वाला है, एनएमआरसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 10 तारीख फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसका वीडियो मैं बना दूंगा आपको, उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। कई जगह आपकी वैकेंसीज और आने वाली हैं, आपको प्रॉपर हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं दोबारा, जो ऑलरेडी तैयारी छोड़ चुके हैं आपसे आने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो भाई अभी फ्रेशर है वो तो भाई फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। तो 1.5 आवर में आपको ये पढ़ाने वाला हूं। और करंट में आपका ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ये बैच चल रहा है महा मेट्रो के अंदर। इसमें आपका एडीसी एनालॉग चल रहा है, आज आपका 4th ऑफ मार्च है, आपका 3rd ऑफ मार्च या 4th ऑफ मार्च आपका रहेगा। तो ये आपका देखिए एडीसी एनालॉग यहाँ पे चल रहा है। करंट में आप लाइव क्लास कर सकते हैं मेरे साथ, तो यानी कि कंट्रोल सिस्टम एडीसी एनालॉग का साथ में चलता रहेगा। इसमें आपका मेजरमेंट हो जाएगा, यहाँ देखिए मेजरमेंट हो गया, एडीसी एनालॉग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेवल वही मेंटेन है बीटेक वाला, इसमें लेवल मैंने कमी नहीं की है, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, आपका सिलेबस जो होता है मोरलेस आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एडीसी एनालॉग हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, यानी कि 31 मार्च तक आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग एंड मेजरमेंट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कम्युनिकेशन मैंने आपको करा रखा है, उसकी भी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब आप आराम से इस कोर्स में एनरोल कर लोगे। तो मैंने क्या बोला आपसे, कंटेंट बहुत हैं। अगर आप बोलते हो कि सर लाइव भी मुझे पढ़ना है, तो मैंने क्या बोला आपको, मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटेंट पहले जो चल रहे हैं अभी, पहले उसको आप कंप्लीट करिए। जो भी रहेगा मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप आ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं बात करता हूं आपकी। तो अनअकैडमी आपको लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने पर क्या करेंगे आप, एसएससी एग्जाम्स पे आप क्लिक करेंगे। एसएससी एग्जाम्स में क्लिक क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि जो ये कोर्स आपका आने वाला है वो एसएससी एग्जाम्स में ही आने वाला है, एसएससी कैटेगरी में आपका आने वाला है। इससे फायदा क्या होगा, आपको इंग्लिश मिल जाएगा, आपको मैथ्स मिल जाएगी, आपको रीजनिंग मिल जाएगी, आपको जीके मिल जाएगी, और हिंदी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पूरा नॉन टेक मिल जाएगा। एसएससी कैटेगरी में आप जाएंगे, रत्नेश कुमार पांडे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करते ही आपको ये प्रोफाइल दिखेगी। 1 मिलियन प्लस वॉच टाइम हो गए हैं, 1.5 के आपके फॉलोवर्स हो गए हैं। यहाँ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इन केस कोई डाउट कोई क्वेरी है आप मुझे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे अगर आप सर्च करने बैठेंगे तो कि भाई आपका राजस्थान जेईएन का या किसी का पोस्ट आपका, अभी वो कोर्स आपका जो है ये कल तक आपका लाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस पे आप क्लिक करके आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, एनरोलमेंट आज के आज ही कर लीजिए आप, क्योंकि कंटेंट बहुत अवेलेबल है, बहुत सारा काम बचा हुआ है आपके पास करने को, पढ़ने को बहुत सारा अवेलेबल है। तो आप बस तुरंत ही इसको एनरोल करिए, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं कि आपको ये वीडियो देखनी है, आपको ये वीडियो नहीं देखनी है, आपको ये क्लास देखनी है, आपको ये क्लास नहीं देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का प्लान रहेगा। हैव अ रेफरल कोड आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास रेफरल कोड है। कोड क्या आपका RKP10 कोड आपका है, आपको ब्लू लाइन में ब्लिंक हो रहा होगा। और आपका अभी मैं दिखाने वाला हूं, हाँ दूसरी बात, ये आपका 50 डेज का प्लान है। कई लोग प्लान करते हैं कि सर मैं 10-15 दिन रुक जाता हूं, आराम से जब 1 मंथ होगा तो मैं आराम से उसको ले लूंगा तो मेरा पूरा कवर हो जाएगा। देखिए मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा पैसे की दिक्कत है, ऑब्वियस बात है, थोड़ा होता है अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो। अगर आप 1600 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप फी देखिए, आपका जो फी है आपका 10% ऑफ होने के बाद 2700 आपका है, 4320 आपका है, 540 आपका है, ये आपकी फीस है। एक्चुअली थोड़ा फीस हल्की सी इनकी जो ये तो आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए 27 आपका 28 हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका इतना रहेगा। अगर आप 1600 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 300,000 आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि हाँ सब बहुत बड़ी बात है तो बात की बात है, लेकिन हाँ वो एक्सक्यूज है आपका। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन बाद डिले करके मैं आराम से क्लास देखूंगा, सभी क्लास मुझे मिल जाएंगी, आपको सभी क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, आपको लाइव भी मिल जाएंगी, लेकिन वो 10 दिन जो आप वेट करने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। UPPSL JEE का मैंने बैच अनाउंस किया था, बहुत सारे बच्चों ने दिसंबर का वेट करके जनवरी में ज्वाइन किया। अब वो कुछ कारण होते हैं, पर्सनली होता है, वो रीजन कुछ होगा, जो भी होगा, लेकिन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे JEN बनना है, हाँ अगर नहीं बना तो बात की बात है, फिर आप फॉर्म फिल मत करिए। सिंपल सा फैक्ट बात है, थोड़ा तकलीफ होगी आपको सुनने में, लेकिन सही बात है। हम मोटिवेट होते हैं एक दिन के लिए कि हाँ भाई मुझे फॉर्म फिल करना है, मुझे फॉर्म फिल करना है, मुझे फॉर्म फिल करना है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मोटिवेट रखना मेरा काम है, मैं आपको मोटिवेट रखूंगा टिल सिलेक्शन तक, लेकिन बस आपको ये एक प्रॉमिस करना है कि हाँ सर जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। तो फिर से बोल रहा हूं, बैच आपका महंगा नहीं है, आपका टाइम बहुत महंगा है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। बैच तो आप ज्वाइन कर लो, जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि आप आराम से, देखो लोग बाग बहुत कुछ कहने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप लोग बाग चक्कर पड़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप तुरंत आज के आज ही बैच में एनरोल करिए और चीज़ों को करिए। जो भी गाइडेंस मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस कोड क्या लगाना है, आपको कोड लगाना है RKP10, आपको कोड लगाना है RKP10। इस कोड को आप लगाते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का ऑफ मिलते ही आप फिर किसी भी आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोड आपका RKP10 है, आप आराम से आप कोड लगाइए और आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका था, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है आपके हैं। बाकी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, आप वो क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी आपका चैनल आपका है, वहाँ पे मैं क्लासेस लाइव लेता हूँ डेली आपका। अभी UPPSL JEE और ISRO TA के लिए क्लासेस चल रही है वहाँ पे आपका MCQs के लिए। बाकी अगर आपको मोर दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपका है, रत्नेश क्यूटेक नाम से है, उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका ग्रुप भी है, आपका टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, रत्नेश क्यूटेक है आपका, CUETECH, आप सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सीरियस होकर फॉर्म फिल करिएगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं, ऐसे आप फॉर्म भरते रहते हैं, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास दिक्कतें और भी हैं तो आप बताइए। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इट्स बेटर कि आप चीज़ों को पहले ही ले लीजिएगा। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी पूरी व्यवस्था है, उसका वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इन केस कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत हो बता सकते हैं, और इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। रत्नेश क्यूटेक नाम है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू, मिलते हैं। आई होप आप लोग बैच में मिलने वाले हैं। आज अभी क्लास है 5:30 पर, डेली आपकी क्लास हो रही है, 12 PM में क्लास होगी, 5:30 क्लास होगी। मिलते हैं बैचेस में, बाय बाय, टेक केयर।